एचआरडी इतना पैसा लेता है किसी भी नक्शे को पास करने के लिए, उसके लिए बहुत से अधिकारी खाली थैला लेकर यहाँ पर आए हैं और भरा हुआ। ये शहर के बड़े भूमाफियाओं के फ्लैट हैं, प्रशासन मौन है, प्राधिकरण मौन है। मतलब जो भी प्रॉपर्टी इसके जद में आएगी वो उसका डिमोलिश होना चाहिए। आज मैं आपको आगाह करने आया हूँ इस चिंता के साथ कि कहीं आपके शहर, आपके गली, आपके मोहल्ले में ऐसा ना हो जाए कि आपके परिवार का कोई चिराग आपको छोड़कर चला जाए। जैसा कि दिल्ली में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबकर मौत हो गई थी। चारों तरफ सवाल सवाल और सवाल खड़े हुए कि आखिर जिम्मेदार कौन है। और जब सवाल पूछा गया कि जिम्मेदार कौन है तो जिम्मेदारी की गेंद सबने एक दूसरे पर फेंकी। कभी किसी ने कहा कि फला डिपार्टमेंट की गलती है, कभी किसी ने कहा कि फला डिपार्टमेंट की गलती है। लेकिन जिसका बेटा, जिसकी बेटी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, वो लोग आज भी उसी जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। कुछ चैनलों ने टाइटल दिया था कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर, कुछ ने तो हत्या घोषित भी कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद कोई और घटना घटती है और मुद्दा बदल जाता है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस बेसमेंट वाले कंस्ट्रक्शन को परमिशन देने वाला अधिकारी कौन था? अगर परमिशन नहीं मिली तो वह बनाने वाला कौन था? और जब बन गया तो उस व्यापार के अप्रूवल देने वाला कौन था? क्या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यह नहीं सोचा था कि अगर आग लग जाएगी तो क्या होगा? क्या ऐसे अधिकारियों को आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी की परवाह नहीं? कभी कभी तो विकास प्राधिकरण मैप पर रेड मार्क करके लिख देता है टू बी डिमोलिश्ड। वो टूटता है या नहीं टूटता है? टूट गया मतलब डिपार्टमेंट सख्त है, और नहीं टूटा तो दाल में कुछ काला है या तो पूरी दाल ही काली है। दिल्ली का तो आपने देख लिया। अब आप सोचिए कि क्या आपका शहर सुरक्षित है? और इन्हीं सब कार्यप्रणाली की रुड़की हरिद्वार में देखरेख करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? अरे नाम तो सुना होगा, क्योंकि उस डिपार्टमेंट से पाला तो सबका पड़ता है। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में एक घर बनाने की कोशिश तो जरूर करता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा। HRDA यानी कि हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण। तो क्या है HRDA? करता क्या है HRDA? आखिर उद्देश्य क्या है HRDA का? आइए इसी की वेबसाइट से जान लेते हैं और आपको बताते हैं कि HRDA किस ऑब्जेक्टिव को लेकर के काम करता है। तो यह है HRDA की वो वेबसाइट जिस पे HRDA कंसर्न है। मतलब HRDA का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि अर्बन डेवलपमेंट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ग्रीन लैंडस्केप, नो सेटलमेंट ऑफ रिवर्स रेन लैंड्स, स्ट्रिक्टर पॉलिसी ऑन लैंड ट्रांसफर्स। मतलब लैंड को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही मजबूत तंत्र बनाया गया है। और पहली चीज कि भाई रिवर्स रेंस लैंड, मतलब जहां पर जल भरा, जहां जल है, जहां नदियां हैं, उसे लेकर के बिल्कुल कोई सेटलमेंट ही नहीं है। ग्रीन लैंडस्केप को लेकर के कोई सेटलमेंट नहीं है। आप समझते हैं सब चीजें, जितनी प्रिवेंट इंक्रोचमेंट, अर्थक्वेक प्रूफ वर्टिकल अर्बन एक्सपेंशन, ये सारी चीजें जितनी भी आप देखेंगे, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं, अगर आप बात करेंगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट फॉर वेरियस ऑप्शंस, सारा सेगमेंट्स ये है मित्रों कि इस उद्देश्य बिल्कुल साफ है इससे कि ग्रीन लैंडस्केप और रिवर्स रेन लैंड्स को लेकर के HRDA कोई भी समझौता नहीं कर सकता। HRDA ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है NGT से। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का किसी भी प्रकार से HRDA उल्लंघन नहीं कर सकता। HRDA कुछ भी कर सकता है, लेकिन NGT की गाइडलाइन को साइडलाइन नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब रुड़की के रपटे की बात हो रही थी तो निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर 19 जुलाई 2024 को लिखा था कि आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया नदी से 200 मीटर तक कोई भी भूमि संपत्ति ना खरीदें। माननीय हाईकोर्ट के आदेश व सरकार के राजपत्र की प्रति संलग्न है, ध्यान से पढ़ें और भू माफिया जनप्रतिनिधियों से सावधान रहें। और साथ में संलग्न कर दिया था NGT का वो आदेश। ये वही आदेश है जो हम आपके साथ लेकर के आए हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं। आप देखिए इस नदी के तट पे कितने बड़े, जरा दिखाइएगा कैमरा उधर, ये के नाम से फ्लैट बन रहे हैं। ये शहर के बड़े भूमाफियाओं के फ्लैट हैं। प्रशासन मौन है, प्राधिकरण मौन है ऐसों पर, क्योंकि सबको पता है सफेद पोस्ट लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों के फ्लैट बन रहे हैं। और लोगों को सोचना चाहिए, जब यहाँ पे बाढ़ आएगी, जब यहाँ पे पानी भरेगा,
तो ये बहेंगे नहीं, लोगों के घरों में पानी नहीं घुसेगा। यहाँ पे नदी की ढांग पे मकान खरीदना और संपत्ति खरीदने का मतलब अब लोगों का खुद ही स्वतः ही नाश कराना है। सोलान नदी हमारे पास से गुजर रही है। सोलान नदी के फ्लड जोन में घर बनाने की परमिशन दी जा रही है, फ्लैट बनाने की परमिशन दी जा रही है, जो खुलकर जो माफिया है उनके इशारे पर पूरा विभाग नतमस्तक घुटने टेक कर जिस तरह से बैठा है, ये बड़ा गंभीर विषय है। क्या है वो आदेश, एक बार पूरी तरीके से आप उसे समझिएगा। एचआरडीए जिले में, हरिद्वार जिले में एनजीटी की गाइडलाइन को साइडलाइन कर रहा है या गाइडलाइन की लाइन पर चल रहा है, ये आप तय कीजिएगा। अगर लाइन पर चल रहा है मतलब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, और अगर नहीं तो दिल्ली जैसा केस हरिद्वार में भी हो सकता है। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा, लेकिन रुड़की में बड़ी जगहों पर बेसमेंट में जहां पार्किंग घोषित की गई थी वहां दुकानें, कारोबार और गोदाम बना दिए गए हैं। किसी का ध्यान वहां नहीं जा रहा है। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना रुड़की में नहीं होगी, मुझे लगता है प्रशासन की आंख खुलने वाली है। आपको हम बताते हैं, ये पूरा लेटर है, इस लेटर को समझिएगा। 2016 का ये लेटर है। विषय है कि माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में मैदानी क्षेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे अपेक्षित रेगुलेशन पॉलिसी, निर्माण कार्य हेतु गाइडलाइंस एवं बाइलॉज निर्गत किए जाने विषयक। मतलब गंगा नदी और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास किसी भी तरीके का अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसे लेकर के ये पूरा गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन को सुनिए। पहला चीज, मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित जोन, मतलब माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी व इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित जोन निर्धारित किया गया है। उक्त क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में तटबंध, बाढ़ प्रबंध, वृक्षारोपण, घाट निर्माण व नदी तटीय विकास निर्माण कार्य अनुमन्य होंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में नहर जारी हो, नदी जारी हो, नदी के ठीक बीच से 200 मीटर तक की दूरी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। सही बात है कि नदी के 100 मीटर 200 मीटर 100 मीटर जो भी एनजीओ चेंज होते रहते हैं शासनादेश, तो उसमें ज़मीन नहीं खरीदी चाहिए और निर्माण कार्य भी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उसका नक्शा पास भी नहीं होता, और उसमें कहते हैं कि हमारा जो विभाग है एचआरडीए हरिद्वार की विकास प्राधिकरण, नक्शा उसमें पास नहीं करता। 100-150 मीटर की मैं समझता हूँ कि उसमें ना ज़मीन खरीदनी चाहिए, ना निर्माण करना चाहिए। मतलब जो भी प्रॉपर्टी इसके जद में आएगी वो उसका डिमोलिश होना चाहिए, मेरे ख्याल निश्चित रूप से। और एनजीटी ने एक आवास निर्माण को लेकर एक आदेश दिए हुए हैं। ऐसी जगहों पर आवास बनाना जो यदि नदी किनारे है, तो उत्तराखंड में वो 300 मीटर का है कि 300 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। देखिए, एनजीटी की गाइडलाइन मान लीजिए, या हम ये कहें पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है उसको एचआरडी की जिम्मेदारी बनती है या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे व्यवस्थित तरीके से करें और देखें। लेकिन एक और पॉइंट है, यहाँ नोट कर दिया गया है, मतलब कि उक्त अनुसार परिभाषित प्रतिबंधित जोन का निर्धारण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। तो प्रतिबंधित जोन और रेगुलेटरी जोन जो भी होगा उसका जो निर्धारण है वो सिंचाई विभाग करेगी। तो अब बात आती है कि सिंचाई विभाग प्रतिबंधित जोन का निर्धारण किस आधार पर करता है? क्या वह एनजीटी की गाइडलाइन को फॉलो करता है या नहीं? अगर आप नदी के आसपास कोई मकान बना रहे हैं तो एक बार सिंचाई विभाग जाकर उनसे प्रतिबंधित जोन जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि बाद में आपके सपनों का घर कहीं पानी में ना बह जाए। कि जिस दिन एनजीटी उसकी नज़र उस पर पड़ेगी वो उसे तोड़ने का ऑर्डर देंगे, और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के लोग उनसे शुल्क भी ले चुके हैं और रिश्वत भी ले चुके हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? और लोगों को सोचना चाहिए, जब यहाँ पे बाढ़ आएगी, जब यहाँ पे पानी भरेगा तो ये बहेंगे नहीं, लोगों के घरों में पानी नहीं घुसेगा। यहाँ पे नदी की ढांग पे मकान खरीदना और संपत्ति खरीदने का मतलब अब लोगों का खुद ही स्वतः ही नाश कराना है। क्योंकि एनजीटी चाहता है कि आपकी जान, आपका पैसा और ये पर्यावरण सुरक्षित रहे। जरा सोचिए, आप नदी के पास हैं तो आप प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और कभी बाढ़ आ जाए तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा, किसका हिस्सा डूबेगा, ये आप खुद तय कर लीजिएगा। द न्यूज वाला नेटवर्क आपको सचेत कर रहा है ताकि भविष्य में आपके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो और आपका परिवार सुरक्षित रहे। दूसरा जो पॉइंट है प्रतिबंधित जोन के बाद है, दूसरा पॉइंट है रेगुलेटरी जोन। रेगुलेटरी जोन का क्या है ऑब्जेक्टिव? वो ये कहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी व इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मीटर से अग्रतर 300 मीटर तक, मतलब मान लीजिए कोई सहायक नदी है
तो यहां से मध्य से अगर हम 200 मीटर हम मान लेते हैं तो यहां से आगे 300 मीटर तक ये बोल रहे हैं। यहां तक के लिए इस जोन को रेगुलेटरी जोन निर्धारित किया गया है। मतलब साफ है, उसमें क्या है नियम कि नदी के तट से 30 मीटर तक का क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र जो 25 साल तक के अंतराल के आधार पर फ्लड लेवल आधार पर फ्लड अप टू 25 ईयर्स फ्रीक्वेंसी बाढ़ प्रभावित हो में से जो भी अधिक हो में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। और रेगुलेटरी जोन किसके लिए, ये भी देखिए, रेगुलेटरी जोन वृक्षारोपण, पार्क, मैदान, कृषि आदि तट संबंधी गतिविधियों हेतु आरक्षित रहेगा। मतलब वृक्षारोपण कर सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, मैदान बना सकते हैं, कृषि संबंधित काम कर सकते हैं रेगुलेटरी जोन में, और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट, इसके अतिरिक्त समय समय पर आहूत होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थायी निर्माण इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होंगे कि मतलब कि जो समय समय पर जो भी धार्मिक मेला होता है उस मेले के अंतर्गत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। धार्मिक की बात की गई है और किसी चीज की बात नहीं की गई है, ये बात आप नोट कीजिएगा। अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल, मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबंधन माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार होगा तथा उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल विभाग से किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स इन्होंने इस एनजीटी की इस गाइडलाइन में दे दिया गया है। उसमें भी बता दिया गया है प्रतिबंधित में कि भाई एक कुछ और अनुमन्य हो सकता है, मान लो किसी और विशेष परिस्थिति में वो क्या हो सकता है कि आप मठ, आश्रम और मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसमें भी अधिकतम भवन की ऊंचाई जो है वो 7.5 मीटर तक की गई है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। अब आप आगे चलेंगे तो एक रिट आई थी, एक रिट पड़ी थी। अब इसमें जो पॉइंट आया वो मैं आपको सुनाता हूं, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया कि दिस कोर्ट हैज पास द फॉलोइंग ऑर्डर। एक ऑर्डर पास कर दिया गया, वो क्या है? द स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू इट्स चीफ सेक्रेटरी इज डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट henceforth no construction of permanent nature is permitted within 200 meters from the bank of any flowing river of the state. From the bank of, पॉइंट नोट कीजिए, अभी तक तो मैं मिड से बोल रहा था, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो समझाया जा रहा है वो ये है कि इट इज डायरेक्टेड दैट टू इंश्योर, क्या है कि नो कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट नेचर इज परमिटेड। परमानेंट नेचर, no construction of permanent nature is permitted within 200 meters from the bank of any flowing river of the state. कोई भी नदी के किनारे से 200 मीटर तक कोई भी परमानेंट नेचर का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इट इज द सेकेंड, और इसका जो अप्रूवल है अगर आप देखेंगे तो इसे आप देखिए, इस अप्रूवल को आपको दिखाता हूं जो कि ये 2018 में पास हुआ। ये बहुत गंभीर मामला है और एनजीटी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि फ्लड जोन से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी आवासीय निर्माण को रोक दिया जाए। हमारा जो विभाग है HRDA हरिद्वार की विकास प्राधिकरण नक्शा उसमें पास नहीं करता। 100-150 मीटर की मैं समझता हूँ कि उसमें ना जमीन खरीदनी चाहिए ना निर्माण करना है। और आपको ध्यान होगा कि एक PIL पड़ी जो कि 206 ऑफ 2023, इसमें अभी जस्ट इसके पास की बात है जो रतमऊ नदी की बात है। देखिए रतमऊ नदी के पास है, जिसमें अभी फिलहाल ये मेंशन किया गया है कि नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शैल बी परमिटेड विद इन 100 मीटर्स पैरामीटर्स ऑन द बैंक ऑफ रतमऊ नदी नियर मौजा फिरोजपुर तहसील रुड़की। तो अब फिर से मैं जाता हूँ उसी डिपार्टमेंट के पास, जी हाँ, सिंचाई विभाग के पास, कि सिंचाई विभाग के नियम क्या हैं, कौन कौन से नदी किस जगह पर प्रतिबंधित जोन है उनके लिए। ये सिंचाई विभाग अगर सबके समक्ष ला करके रख देगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा। हमने बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई, लेकिन हम उन अधिकारियों से बात जरूर करेंगे और आपको सटीक और सही जानकारी पूरी देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उन फैसलों से डिसाइड कर सकें कि कहां पर और किस तरीके का घर आपको बनाना है। क्योंकि बहुत मेहनत से आप कोई घर बनाते हैं, बहुत समय लगता है, लेकिन सवाल तो फिर वही आ जाता है दोस्तों कि फिर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है? कि जिन अधिकारियों के टाइम में
वो चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं, वहाँ पर स्थापित हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये खेल नहीं रुकेगा, तब तक जो है ऐसे जिंदगियों के साथ खिलवाड़ लगातार जारी रहेगा। जब बारिश आती है तो हम लोग खुश होने के बजाय घबराते हैं कि पानी हमारे घर में ना घुस जाए। तो ये जो दो चीज़ें, जो चिंताएं हैं, जो एक सामान्य शहरी और सामान्य नागरिक होने की, और नगर निगम और प्रशासन की, और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने तो इतनी अंधी मचा रखी है कि वास्तव में भ्रष्टाचार चरम पर है, और लेकिन इस ओर जो ध्यान दिया जाना है वो नहीं है। आपने अपनी जान से खेलने का अधिकार किसे दिया है और किसे दे रहे हैं, ये आप खुद तय कर लीजिए। और तय ये भी कीजिए अपने आसपास घूमकर, देखकर, कि क्या वास्तव में HRDA हरिद्वार जिले में NGT की गाइडलाइन को साइडलाइन कर रहा है या गाइडलाइन की लाइन पर चल रहा है। कमेंट आप जरूर कीजिएगा इस बात को लेकर के। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, आया हूं तो पूरी बात करके जाऊंगा। एक और HRDA का उद्देश्य है, बताया था आपको, प्रिवेंट इंक्रोचमेंट, यानी कि अतिक्रमण से बचाना। अगर आप कोई व्यवसायिक भवन बना रहे हैं तो उसके लिए सेटबैक को लेकर के कुछ नियम हैं, क्योंकि अधिकतर आपके शहर में जो जाम की समस्या होती है वो व्यवसायिक भवनों के सही प्लानिंग ना होने की वजह से होती है। जब कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो HRDA की पूर्णतः जिम्मेदारी है कि वो सेटबैक छुड़वा कर चले, उन सेटबैक्स पर ध्यान दे और कोशिश करें कि जब तक वो सेटबैक्स आगे से ना निकाले जाए तब तक उस बिल्डिंग को कंप्लीट ना किया जाए और उसे जो है नोटिस प्रदान ना की जाए। ये कि जो कमर्शियल बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 मंजिलें बनाई गई हैं, उसमें दुकानें बना दी गई हैं बहुत सारी, लेकिन उनके खुद के वाहन खड़े करने की जगह उस बिल्डिंग में होनी चाहिए, वो भी नहीं है। जो बड़े फ्लैट्स बने हैं उसमें पार्किंग नहीं है। और कमर्शियल बिल्डिंगों की हालत ये है कि शहरों के अंदर चाहे वो 1 फ्लोर का हो या 2 फ्लोर का हो, कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए उनको पार्किंग होनी जरूरी है। एक और मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे नर्सिंग होम बने हुए हैं बहुत सारे, उसमें पार्किंग देने के लिए जगह उनको क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार देनी चाहिए, लेकिन वो किसी भी नर्सिंग होम में नहीं है। इंक्रोचमेंट को समझते हैं। तो दोस्तों ये है HRDA का पूरा बायलॉज। हमने HRDA की वेबसाइट पर जाकर के खंगाला और वो आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप 200 वर्ग मीटर तक का कोई भी व्यवसायिक कार्यालय या व्यवसायिक कोई प्लेस आप बना रहे हैं तो वहां पर आगे आपको 4.5 मीटर छोड़ना होता है। आगे 4.5 मीटर पार्किंग की व्यवस्था देनी होती है ताकि ऐसा न हो कि इंक्रोचमेंट आप कर लें। ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग है दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग है। अभी मैं मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर हम 400 मीटर तक की बात करें भाई, 400 वर्ग मीटर, राइट, तो ऐसे कंडीशन के लिए आगे आपको, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है आपका, उस कंस्ट्रक्शन के आगे आपको 6 मीटर का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और पृष्ठभाग में पीछे आपको 2 मीटर का और पार्श्व 3 मीटर का। मतलब एक साइड समझिएगा, अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन है लाइक दिस, तो अकॉर्डिंग टू द रूल 400 वर्ग मीटर तक का आपके पास पूरा मान लो स्पेस है, तो आपको आगे इतना एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कितना है ये, अगर आप ये मान लेते हैं, मैंने बोला आपको कि ये जो नियम के अनुसार ये 6 मीटर आपको छोड़ना पड़ेगा, और पीछे आपको छोड़ना पड़ेगा कितना, 2 मीटर। ये आपको 2 मीटर तक छोड़ेंगे। और किसी भी एक साइड, जो पार्श्व वाली कंडीशन होती है, किसी भी एक साइड आप आइदर दिस साइड और दिस साइड, किसी भी साइड आप 3 मीटर छोड़ सकते हैं। आप इधर 3 मीटर छोड़ दीजिए जहां भी आपके लिए सुटेबल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि अगर बाय द वे यहां पर कोई अनहोनी घटती है तो HRDA ऐसा कहता है कि अगर कोई अनहोनी घटती है या कोई भी ऐसा होता है तो यहां पर गाड़ियां जा सकें, लोगों को जाकर के बचाया जा सके। फायर सेफ्टी इश्यूज होते हैं, कभी कोई इमरजेंसी इश्यूज होते हैं, तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं। निर्माण के जो दायरे होते हैं, निर्माण का जो नक्शा होता है, उसमें बाकायदा उल्लंघन किया गया है। नक्शा पास होने वक्त ही कंपाउंडिंग करने की बात की जाती है, और कंपाउंडिंग करने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आज तक किसी बिल्डिंग का लिया ही नहीं गया है। ये साफ साफ दर्शाता है कि विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमें उनके चालान काटने चाहिए जिन्होंने कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं और उसके बाद उन्होंने सेटबैक नहीं छोड़े, उन्होंने जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी। अगर HRDA जिस ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहा है कि भाई हम इस क्लॉज के तहत काम करेंगे, तो आखिर उस क्लॉज के तहत काम क्यों नहीं हो रहा है?
फिर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तो सोचिए, क्या बिना पार्किंग के HRDA नक्शा पास करता है? आखिर इन व्यवसायिक भवनों की पार्किंग कहां है? यदि कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो इमरजेंसी गेट कहां है? और जब अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण से जलभराव भी होता है और जाम भी लगता है, सड़कों की चौड़ाई भी घटने लगती है। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि यह बात सच है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब HRDA के देख रेख में हो रहा है या HRDA नहीं देख रहा है? अगर HRDA नहीं देख रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? और देख रेख में हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? एक बात बताऊं आपको याद होगा कि सत्ती मोहल्ला रुड़की में एक दिन आग लगी थी, दमकल की गाड़ी जा रही थी और जाम की वजह से गाड़ी नहीं जा पा रही थी। ऐसी स्थितियों का जिम्मेदार कौन है और भविष्य में कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा उसका जब जाम की स्थिति में कोई एम्बुलेंस में अपना ही आपका कोई दम तोड़ दे? अरे जिस गली में एम्बुलेंस नहीं जा सकती है वहां विकास है या विनाश है? मान लीजिए किसी मॉल या कॉम्प्लेक्स का सेटबैक नहीं है, मान लीजिए हम कहते हैं कि आप, चलो ठीक है, कभी कभी कुछ कंडीशंस होते हैं, आप नहीं बना सकते, बिल्डर्स डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ भी कुछ इश्यूज और कंडीशनल इश्यूज हो सकते हैं, तो फिर क्या HRDA उसको एग्री करके करवाता है या एग्री नहीं होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स? चलो हम बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई मॉल या कॉम्प्लेक्स में जा रहा है और सेटबैक नहीं छूटा वहां पे, और वहां पर आप अपने परिवार के साथ जाते हैं और वहां अचानक आग लग जाती है, फिर फायर ब्रिगेड कहां से आएगी? आपकी जान बचाएगी कैसे जब वो आप तक नहीं पहुंच सकती है? तो और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट क्या सिर्फ सर्टिफिकेट होता है या कोई मौके पर जाकर देखता भी है? मैप अप्रूवल पर फायर एनओसी होता है, लेकिन क्या कोई अधिकारी मौके पर जाकर ये नहीं देखते कि हम जिसके अप्रूवल दे रहे हैं वो उसी प्रकार उसी नॉर्म्स पर बना है या नहीं? और कितनों को प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट मिलता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आज तक किसी बिल्डिंग का लिया ही नहीं गया है। ये साफ साफ दर्शाता है कि विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। HRDA इतना पैसा लेता है किसी भी नक्शे को पास करने के लिए, उसके लिए उसका पैसा काहे में इस्तेमाल होगा? वो पैसा जो है शहर की व्यवस्थित करने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके पैसे की व्यवस्था कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि उसके पैसे की आवाज़ उठाता कि उस पैसे को शहर को विकसित करने में लगाया जाए। शासन को चाहिए कि एक मुकदमा दर्ज करे और उसमें जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो। वो भी तब जब HRDA इतने अच्छे उद्देश्यों के साथ चल रहा है। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स हमने दिखाए भी आपको, तो HRDA जाकर देखता नहीं है क्या? और जबकि मैंने तो कईयों से सुना है कि HRDA वाले आए थे, बीच में कुछ बोलते हैं और चले गए। तो क्या करने आते हैं? आकर क्या देखते हैं? किस आधार पर रिपोर्ट बनाते हैं? बहुत से अधिकारी खाली थैला लेकर यहाँ पर आए हैं और भरा हुआ पैसा बैग लेकर यहाँ से निकले हैं। वो बैग केवल भ्रष्टाचार का इस तरह का ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि यदि एक अधिकारी, एक विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है तो दूसरा तो आंखें खोल ले। वास्तव में सबने ही एक साथ आंख मूंद ली है। पूरे हरिद्वार जनपद में कई ऐसे भवन है दोस्तों जो कागजों में टूट गए हैं, लेकिन धरातल पर नहीं। और ये मेरी बात आपको सोचने के लिए विवश कर देगी कि ऐसे भवनों को भोले भाले लोग अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर खरीदते हैं। पूरी मेहनत की कमाई होती है, टैक्स भर भर के किसी भवन को खरीदते हैं और अचानक एक आदेश आ जाता है, जिस बिल्डिंग को आपने खरीदा है अब वो टूटने वाली है। सोचिए उस वक्त कैसा होता होगा मंजर पूरे परिवार का। क्या उस परिवार के लोग कभी रोटी भी शाम को खा पाते होंगे? आटा गुथता होगा, रोटी बनती होगी, लेकिन निवाला हलक तक जाता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पूरे परिवार की जमा पूंजी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से टूट गया, ध्वस्त हो गया। पूरे जीवन भर आप भागते हैं कि आप अपने परिवार के लिए एक घर बना सकें, पूरी व्यवस्था डेवलप कर सकें, लेकिन वो नहीं हो पाता। अगर डिपार्टमेंट्स को यह लगता है कि फला व्यक्ति ने खराब कंस्ट्रक्शन किया है या कर रहा है, तो भाई पहले ही तोड़वा दो, पहले ही ठीक करवा दो, ताकि भविष्य में आप तोड़ेंगे
तो ये पैसा किसका बर्बाद होगा? एक एक व्यक्ति का, आपके एक एक व्यक्ति का अगर पैसा बर्बाद हो रहा है तो क्या ये देश की हानि नहीं है? ये करोड़ रुपए जो टूटते हैं बनने के बाद, ये देश की हानि नहीं है? ये देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का काम नहीं है? अरे आपने मेहनत किया, आपने बनाया, आपने मेहनत किया, आपने बनाया, आपने बिल्डिंग बनाई और फिर आप तोड़ रहे हैं। या तो एक ही सिस्टम से चलिए और या तो पब्लिक जैसा कर रही है उसी सिस्टम को आप अपना सिस्टम बना लीजिए। हम बात कर रहे हैं यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं मतलब सभी के लिए समान अधिकार। कई मैंने ऐसे जगह पे देखे हैं जहां पर कोई अधिकारी जाता है, कहता है आप अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत आप कोई घर बना रहे हैं, कहता है कि भाई यहां पर तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। और जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं वहां पर छोटी तो छोड़ दीजिए, बड़ी गलती को भी माफ कर दिया जाता है। और माफी कैसे होती है? माफी का भी एक नियम है, ऐसे माफी नहीं होती। सरकार तो अपने सिस्टम से ही चलेगी। तो सवाल यह है कि क्या ये अधिकारी जब रिपोर्ट बनाते हैं तो अपने रिपोर्ट में वो देखते हैं कि जो उन्होंने रेड मार्क यानी कि टू बी डिमोलिश लिखा है वो डिमोलिश हुआ या नहीं हुआ? मतलब अगर टूट गया तो फिर से कहूंगा डिपार्टमेंट सख्त है, और अगर नहीं तो दया कुछ तो गड़बड़ है। या तो दाल में कुछ काला है या तो पूरी दाल ही काली है। और हमारा उद्देश्य है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो आप सोच रहे हैं कि कहानी खत्म हो गई। कहानी यही खत्म नहीं होती, मुद्दे और भी हैं। कुछ काला या पूरी दाल की कहानी ऐसे ही जारी रहेगी। जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा द न्यूज वाला नेटवर्क।